उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनका फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के बगल में देखिए बिहार में क्या हुआ, भारत तिवारी क्या हुआ, वो सरेंडर कर दिया था। पुलवामा, पहलगाम, 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा, क्या आपको जानकारी हुई? आपको कोई भी व्यक्ति इस देश का बता सकता है कि जहां 1 किलो आरडीएक्स नहीं जा सकता है, वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? जांच तो उसकी भी चल रही है, रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं है। देखिए, जब मैंने राजनीति की शुरुआत करी लखनऊ विश्वविद्यालय से 2018 में मेरा प्रवेश हुआ था, तो माता पिता का एक सपना था लड़का डॉक्टर बन जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन उस सपने को नहीं पूरा कर सका क्योंकि मेरा मन ये था ही नहीं। 9th क्लास तक था कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे, लेकिन जब 11th में आए, जब पहली बार लखनऊ एयरपोर्ट पर आदरणीय राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, उस दिन से मेरा मन बदल गया, उस दिन से मेरे विचार बदल गए, मेरे जीवन जीने का तरीका बदल गया। मैंने सोच लिया था कि ये वो दिन होगा जब मैं अपनी राजनीति की शुरुआत करूंगा। और कांग्रेस पार्टी को हमेशा अपनी मां के रूप में देखा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमें सिखाया है कि कैसे राजनीति की जाती है, कैसे मुद्दों पर लड़ा जाता है। आपके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत आप राहुल गांधी को मानते हैं? निश्चित, मेरे नेता है राहुल गांधी, मेरी नेता है प्रियंका गांधी जी। मैं निश्चित उनको मानता हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य करता हूँ। लेकिन बहुत सारे युवा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े प्रिय करते हैं, तो फिर आप वहां कैसे पहुंच गए? देखिए, हवा के साथ चलना आसान होता है, हवा के विरुद्ध में चलना मुश्किल होता है। हम लोग हवा के विरुद्ध में चलने वाले लोग हैं। संघर्ष कितना भी हो, लाठियां कितनी भी चले, मुकदमे कितने भी लगाने हैं, ना पहले डरे थे ना आप डरेंगे। मुकदमे भी बहुत हुए हैं यहाँ पे, 9 मुकदमे चल रहे हैं, 9 मुकदमे उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, 1 दिल्ली में चल रहा है। और कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं। मैं आपको ये क्यों दिन मिले हैं आपको, किसके लिए? कि राहुल गांधी वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनती जा रही है? क्या टेंशन बढ़ा रही है? देखिए, हम लोग तो जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। राहुल जी लगातार, ऐसा कोई मुद्दा नहीं हो आम जनता से जो राहुल जी ना उठाते हो। हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी संसद में लड़ाई लड़ते हैं, संसद से राहुल जी को निकाल देते हैं। एकमात्र ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की ईडी सीबीआई के सामने झुका नहीं, मजबूती से शुरुआत से पहले दिन से लड़ाई लड़ी है। 26 साल या 12 साल हो गए। राहुल जी के हौसले को सलाम, राहुल जी के संघर्ष को सलाम। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का हम लोग कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास पॉडकास्ट में। आज हम एक ऐसे उत्तर प्रदेश की छात्र नीति से जुड़े हुए छात्र नेता की बात करेंगे, जिसकी एक आवाज पर सैकड़ों छात्र उसके साथ खड़े मिलते हैं। लखनऊ शहर में कोई भी अप्रिय घटना होती है, उसके दुख सुख में सबसे पहले हर मदद के लिए वो मौजूद रहता है। उसके संघर्ष, उसके कामों के जरिए उसने पूरी अपनी ईमानदारी से जिस तरीके से पार्टी में अपनी जगह बनाई है, वो यकीनन बहुत मुश्किल है हर किसी को, क्योंकि पार्टी में जगह बनाना पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाना होता है। और इतनी कम उम्र में एक अपनी सक्रियता से पहचान बनाना और हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, वो चाहे छात्र युवाओं की बात करें और चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो रही तमाम खामियों के बारे में बात करें, वो हर जगह मौजूद मिलता है। इसीलिए वो सक्रिय नेता है और उभरता हुआ पार्टी का एक सदस्य बनता जा रहा है। जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो है कांग्रेस के एनएसवाई उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष आर्यन मिश्रा हैं, जिसे हर कोई बाखूबी से जानता है और सबके साथ में वो खड़े मौजूद भी नजर आते हैं। तो इस वक्त वो हमारे खास मेहमान हमारे पॉडकास्ट में इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आर्यन, कैसे हो? बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आप। बहुत धन्यवाद सोनिया जी, आप तो हमारी बड़ी बहन है। आपने मेरे संघर्ष को बहुत नजदीकी से देखा है। 8 साल हो गया मेरे राजनीति करते करते। आपने शायद पहले दिन से ही मुझे कवर भी किया है, मुझे मार्गदर्शक भी दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरे संघर्ष में, मेरी ईमानदारी में आपका भी हाथ है। उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम। बिल्कुल आर्यन, सबसे पहले सवाल तो मेरा आपसे यही है, सबसे पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। आजकल का हर एक युवा जो है वो पढ़ लिख कर डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस बनना चाहता है। आप छात्र राजनीति में ही क्यों आए हैं? क्यों आप इसमें को चुन रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी पढ़ाई, मेरी स्नातक की पढ़ाई, मेरी लॉ लखनऊ विश्वविद्यालय से हुई है। और लखनऊ विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर छात्रों का शोषण होता आया है।
तो जब मैंने वो शोषण देखा, जब मैंने वो छात्रों का दमन देखा, तो मैंने मन बना लिया कि छात्रों का जहां दमन होगा वहां हम अकेले खड़े हों भले, लेकिन खड़े जरूर होंगे, छात्रों का दमन नहीं होने देंगे। तो पहले दिन से जब विश्वविद्यालय में कदम रखा था, गेट नंबर 1 तो सरस्वती प्रतिमा है, हाँ, आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, वहीं से कसम खा ली थी कि जब तक विश्वविद्यालय में रहेंगे और उसके बाद भी छात्रों का दमन होगा, छात्रों पर अत्याचार होगा, तो पूरी ताकत के साथ छात्रों के लिए मदद करेंगे, जो संभव मदद होगा, संगठनात्मक तौर पर, संगठन से ऊपर उठकर व्यक्तिगत तौर पर छात्रों की मदद करेंगे, उनको न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। लेकिन आर्यन, बहुत सारे ऐसे छात्र आपके साथी हैं, वो सिर्फ पढ़ाई करने पर ही जोर देते हैं, भाई हमें अपना करियर बनाना है। आपने ही ये प्रण क्यों ले लिया? आपने क्या, क्योंकि आप हमारा तो नारा है, करो पढ़ाई लड़ो लड़ाई, NSCY NSCY। हम पढ़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। मेरी स्नातक की पढ़ाई भी हो गई है, मैंने लॉ भी कंप्लीट कर लिया है, और 1 साल बाद आगे की पढ़ाई की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग पढ़े भी हैं और कढ़े भी हैं और लड़े भी हैं। बिल्कुल, निश्चित हर मुद्दे पे हम लोग सक्रिय रहते हैं। जहां अत्याचार अन्याय होगा पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग खड़े मिलेंगे आपको। बिल्कुल। आर्यन, थोड़ा सा आपके निजी जीवन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि जब इस ऊंचाई पे इंसान पहुंचता तो उसके संघर्षों के बारे में भी। जब आप इस तरीके से, क्योंकि आप मुखरता से, चाहे वो लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हो या फिर प्रदेश या देश में हो रही तमाम घटनाओं को लेकर सड़कों पर भी उतरते हैं, सरकार तक अपनी आवाज को पहुंचाते भी हैं, चाहे वो जब जिस तरीके से धरना प्रदर्शन होते हैं, तस्वीरें आती हैं, ऐसे में माँ बाप भी बहुत विचलित होते हैं देख के, तो क्या प्रभाव पड़ता है, कैसा उनका क्या कहते हैं वो? देखिए, जब मैंने राजनीति की शुरुआत करी लखनऊ विश्वविद्यालय से, 2018 में मेरा प्रवेश हुआ था, तो माता पिता का एक सपना था लड़का डॉक्टर बन जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन उस सपने को नहीं पूरा कर सका, क्योंकि मेरा मन ये था ही नहीं। शुरुआत में मेरा मन 9th क्लास तक था कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे, लेकिन जब 11th में आए, जब पहली बार लखनऊ एयरपोर्ट पर आदरणीय राहुल गांधी जी से मुलाकात हुई, उस दिन से मेरा मन बदल गया, उस दिन से मेरे विचार बदल गए, मेरे जीवन जीने का तरीका बदल गया। मैंने सोच लिया था कि ये वो दिन होगा जब मैं अपनी राजनीति की शुरुआत करूंगा, और कांग्रेस पार्टी को हमेशा अपनी मां के रूप में देखा है, क्योंकि कांग्रेस ने हमें सिखाया है कि कैसे राजनीति की जाती है, कैसे मुद्दों पर लड़ा जाता है। जहां हम कमजोर पड़े वहां कांग्रेस परिवार ने मुझे ताकत दी है, विश्वविद्यालय परिवार ने मुझे ताकत दी है, तो कांग्रेस एक मां के समान है। तो आपके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत आप राहुल गांधी को मानते हैं? निश्चित, मेरे नेता है राहुल गांधी जी, मेरी नेता है प्रियंका गांधी जी, मैं निश्चित उनको मानता हूँ, उनके पद चिन्हों पर चलने का कार्य करता हूँ। लेकिन बहुत सारे युवा तो भारतीय जनता पार्टी को बड़े प्रिय करते, तो फिर आप वहां कैसे पहुंच गए? देखिए, हवा के साथ चलना आसान होता है, हवा के विरुद्ध में चलना मुश्किल होता है। तो हम लोग हवा के विरुद्ध में चलने वाले लोग हैं। संघर्ष कितना भी हो, लाठियां कितनी भी चले, मुकदमे कितने भी लगाने हैं, ना पहले डरे थे ना आप डरेंगे। मुकदमे भी बहुत हुए हैं यहाँ पे? 9 मुकदमे चल रहे हैं, 9 उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं, 1 दिल्ली में चल रहा है, और कोई भी आपराधिक मुकदमा नहीं। मैं आपको ये क्यों दिन मिले हैं आपको, किसके लिए? क्या मैंने छात्रों की, नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की सुरक्षा की आवाज उठा दी, तो आज मुकदमे मिल रहे हैं। दिल्ली में मैंने धर्मेंद्र प्रधान के घर के बाहर इस्तीफे की मांग कर दी, तो मेरे को मुकदमा कर दिया। 19 नहीं, 9 नहीं, 900 मुकदमे कर देना, लेकिन छात्रों की, नौजवानों की आवाज को दबने नहीं दूंगा, ये वादा है। क्या ये मुकदमे करके छात्रों की आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है क्या? देखिए, एक नई राजनीति की शुरुआत 2014 से हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी नेता या कार्यकर्ता, जो भी सामाजिक व्यक्ति इनके खिलाफ बोलेगा, उसको दबाएंगे, कुचलेंगे, उसके घर में बुलडोजर चलाएंगे, उसके माता पिता को परेशान करेंगे, ईडी सीबीआई भेजेंगे। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, चला दे घर में बुलडोजर। पैसा रुपया है नहीं, ईडी सीबीआई का डर नहीं है। सामान्य परिवार से आता हूं, संघर्ष को अपनी पहचान मानता हूं, कि संघर्ष के दम पे जो भी हूं आज बैठा हूं आपके सामने। बिल्कुल। तो संघर्ष ही सब कुछ है। तो माँ बाप का जो सपना था उसे आपने पूरा नहीं किया, और अपने सपने को लेकर आप एक नई दिशा की ओर बढ़ गए। अब तो माँ बाप भी साथ है। अच्छा, अब माँ बाप भी साथ हो गए, पूरा परिवार साथ है। हाँ। जो कर रहे हैं, अब आपका रहता है, डर तो रहता ही है। हाँ। जब गिरफ्तारियां होती है, मुकदमे लिखते, जब पुलिस ले जाती है, जब थानों में बैठाती है, जब घर पे पुलिस आती है डिटेन करने, तो डर तो माता पिता को लगता है, लेकिन अब मजबूत हो गए हैं, हौसले बुलंद हैं उनके भी, कि जो करेगा बेहतर करेगा। अच्छा, सबसे पहला सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं, क्योंकि लगातार वो अपने 12 साल पूरे होने पर बड़ी सराहनाएं की गई,
बड़ी उपलब्धियां गिनाई गई और विपक्ष ने कहा कि ये उपलब्धियां इनकी मतलब निराधार और तमाम तरीके से, तो आप कैसे इसे आंकते हैं? देखिए 2017 में जब से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं, झूठ की और जो वादे की, झूठे वादे की एक लंबी फेहरिस्त है। बड़े बड़े वादे किए, बड़े बड़े सपने दिखाए कि उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये दे देंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं को ये दे देंगे, छात्रों की शिक्षा बेहतर कर देंगे। अपराधी है तो जेल है तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो अपराध हो रहा है, ये मैं नहीं कहता, एनसीआरबी का डाटा कहता है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लगातार सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश की पुलिस को लथाड़ता है। क्यों लथाड़ता है? तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट सवाल खड़े करता है। सर्वोच्च न्यायालय, इस पर सबको भरोसा होता है, हम सबको भरोसा सर्वोच्च न्यायालय पे है। लेकिन बार बार कहते हैं सूबे के मुखिया कि हमने मिट्टी में मिलाने का काम किया माफियाओं का। गोरखपुर के अंदर रेप होता है, आपने खबर पढ़ी होगी। राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से 3 किलोमीटर दूर पे रेप होता है। तो बेटियां पेपर देने आती है ऑटो में, सुबह 5 बजे उसका रेप हो जाता है। उसके जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कि आरएसएस के लोग हैं? ये कहते हैं अपराधी है तो जेल छोड़ चुके हैं, तो प्रदेश छोड़ चुके हैं, ये तो जेल में है तो प्रदेश छोड़ चुके हैं। तो अपराध कौन कर रहा है? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर की बार बार बातें की जाती है। देखिए कथनी और करनी में मुख्यमंत्री जी की बहुत फर्क है। जो कह देंगे वो अखबारों में छप जाएगा बड़ा बड़ा, उसको जनता सच मान लेगी, लेकिन धरातल की स्थिति बहुत बुरी है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। ये सरकार पूरी तरीके से फेल हो चुकी है हर मुद्दों पे। छात्रों के मुद्दों पर ये फेल है। विश्वविद्यालय में जहां मैं पढ़ता हूं, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे भ्रष्टाचार हो रहा है, उसको रोकने में नाकाम है। युवाओं के जो पेपर होते हैं, 90 पेपर लीक हो चुके हैं पूरे देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो कहीं ये विफलता है। अगर इसको आप सफलता मानते हैं तो मुख्यमंत्री निवेदन है, आप इस्तीफा दे दीजिए, गोरखपुर लौट जाइए। अभी जैसे नीट जैसी परीक्षा भी लीक हुई और बड़े पैमाने पर इसके धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई, जो छात्रों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया, उन पर भी केस तमाम हुए। कॉकरोच जनता पार्टी आई, उसका भी विरोध किया जा रहा है। देखिए सोनिया जी, सिर्फ नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है, यूजीसी का पेपर लीक हुआ, नेट का पेपर लीक हुआ, पुलिस का पेपर लीक हुआ, लेखपाल का पेपर लीक हुआ, लंबी फेहरिस्त 90 पेपर लीक हुए हैं। ये कहाँ फेलियर है? कहाँ फेलियर माना जा रहा है? सरकार में फेलियर है। सिस्टम में बैठे जो लोग हैं, जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जो भ्रष्ट मंत्री हैं, ये उनका फेलियर है। धर्मेंद्र प्रधान मौन है, प्रधानमंत्री जी मौन है। एक बार भी क्या प्रधानमंत्री ने उस परिवार से बात करी जिस परिवार ने अपने बच्चे को खो दिया? इस बच्चे ने आत्महत्या कर ली। राजस्थान में बच्चा आत्महत्या कर लेता है, कौन पहुंचता है वहां? आदरणीय राहुल गांधी जी पहुंचते हैं, उस परिवार से बात करते हैं। राहुल जी ने कोटा में जो इतनी बड़ी रैली करी, सरकार ने पूरा प्रयास किया उसको रोकने के लिए। राहुल जी ट्रेन जाना चाहते थे, नहीं जाने दिया। तो वो तो कहते, सरकार तो कहती हर बात पर, हर चीज पर मुद्दा राजनीति करने का काम करती विपक्ष। अगर छात्रों की, नौजवानों की आवाज को उठाना राजनीति है तो हम लोग बारंबार राजनीति करेंगे। अगर नीट के छात्रों का दर्द राहुल गांधी जी सुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन रहे हैं, तो क्या राजनीति है? उनका सुनने वाला कोई नहीं है, उनके माता पिता को सुनने वाला कोई नहीं है। अभी देखिए 2 दिन पहले लखनऊ में अलीगंज में इतना बड़ा कांड होता है, मुख्यमंत्री आवास से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर दूरी पे इतना बड़ा कांड होता है, 15 बच्चों की जान चली जाती है। उनके माता पिता से पूछिए क्या हाल है। कल एक परिवार से मिलने गया था, बिल्कुल आप जिसने नीलेश नाम का छात्र, जिस माता पिता ने अपने बच्चों को खो दिया, उस परिवार का हाल देखिए, माता का हाल देखिए, बोल नहीं पा रही है, वो लेटी हुई है बिस्तर पे, पिता दर्द बयां कर रहे हैं, भाई एकदम शांत हो चुका है, बहन की आंख में आंसू है, उसका जिम्मेदार कौन है? घड़ियाली आंसू बहाना उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम को जरूर आता है, ब्रजेश पाठक जी को, लेकिन जनता के सुख दुख में शामिल होना नहीं आता है। एक बार भी क्या वो उनके घर गए हैं जिसने अपने परिवार को, बच्चों को खोया है? अलीगंज जाने से कुछ नहीं होगा, उस परिवार के बीच जाइए और पूरी मदद करिए, उस परिवार को सांत्वना दीजिए कि न्याय होगा, बुलडोजर चलेगा, जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, ताकि आने वाली जो कौमें हैं, जो पीढ़ी है, वो याद रखे कि अगर ये गलती करते हैं तो मेरे खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। और जिस तरीके से अग्निकांड हुआ अलीगंज में, 15 मासूम लोगों की जान चली गई, उसके बाद लगातार कोचिंग संस्थानों को सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। आपको क्या लगता है कि इसमें पर्याप्त है या फिर दिखावटी किया जा रहा है? लीपापोती हो रही है पूरी तरीके से। मामला इतना हाईलाइट है, 15 बच्चों की जान चली गई है, पूरी तरीके से लीपापोती हो रही है। 10-15 दिन ऐसी कार्रवाई चलेगी, फिर शांत हो जाएगा, क्योंकि अधिकारी पूरी तरीके से भ्रष्ट है।
जो सरकार में बैठे लोग हैं पूरी तरीके से भ्रष्ट हैं। वो लिप्त हैं इसमें। वो जानते हैं कि लखनऊ में ऐसी या पूरे प्रदेश में ऐसी कौन कौन सी कोचिंग संस्थाएं हैं जहां पर फायर की एनओसी नहीं है, जहां पर फायर एग्जिट नहीं है, वहां बच्चे पढ़ रहे हैं। उसके बाद भी जब घटना घटित हो जाएगी तो सांत्वना देने पहुंच जाएंगे, फोटो कराने पहुंच जाएंगे। लेकिन जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को खोया उसको वापस नहीं ला सकते। 15 बच्चे चले गए जिनकी उम्र 21, 22 साल, 27 साल, 25 साल है, जो अपने भविष्य को बना रहे थे, बिल्कुल अपने माता पिता का सहारा बनते, वो चले गए इस दुनिया से। बिल्कुल उनको सहारा देने वाला कौन है? प्रधानमंत्री जी 2 लाख रुपए सहायता करते हैं, मुख्यमंत्री जी 5 लाख रुपए सहायता करते हैं। शर्म आनी चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है एक भी सरकार में मंत्री विधायक उस पीड़ित परिवार के बीच नहीं पहुंचा है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कोई भी घर तक तो नहीं पहुंचा है। कोई घर तक नहीं पहुंचा। कांग्रेस किस तरीके से पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है? देखिए आप लोग जा रहे हैं मुलाकात करने, क्या आश्वासन? कल भी हम लोग को डेलीगेशन जा रहा है। बालागंज निवासी अब्दुल रहमान, कल भी हम उनके घर जा रहे हैं, उनके पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे हैं। जो पीड़ा है, जो दर्द है, उसको सुनेंगे और जो संभव मदद हो सकेगी तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस करेगी। तो फिर कहा जाएगा, क्योंकि डिप्टी सीएम ने ब्रजेश पाठक जिस तरीके से अखिलेश यादव ट्रामा सेंटर मुलाकात करने पहुंचे तो उन्होंने कहा वीडियो जारी करते हुए बकायदा कि राजनीति कर रहे हैं इसमें। अगर किसी की पीड़ा में, किसी के पीड़ित परिवार के बीच पहुंच जाना राजनीति है तो ब्रजेश पाठक जी से मैं खुली चुनौती देता हूं, हम ये राजनीति बार बार करेंगे, आपको जो करना हो करिए। अयोध्या में चढ़ादान चोरी हो गया, चढ़ावा चोरी हो गया, 1250 हीरे मोती से जड़ी शिलाएं गायब हो गई। ये तो आप बताइए ना। एसआईटी में किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। एसआईटी की जांच में मुख्य अधिकारी कौन है? विजय पंत दास, जो प्रयागराज कमिश्नर है, वो खुद लिप्त है एक जांच में, कुंभ के मेले में। वो खुद जांच कर रहे हैं, चोर की चोरी की जांच कर रहा है। आप सोचिए तो सच्चाई कैसे सामने आएगी? कांग्रेस पार्टी की शुरुआत से मांग रही है कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध तो पानी का पानी हो जाएगा। ये एसआईटी बार बार, जैसे अलीगंज में हुआ, एसआईटी गठित कर दी गई। प्रक्रिया है। क्यों एसआईटी पे भरोसा नहीं हो पा रहा है लोगों को? हर चीज में एसआईटी गठित कर देंगे, एक मृत्यु हो जाएगी एसआईटी गठित कर देंगे, लेकिन एसआईटी की रोज एफआईआर आज तक दर्ज क्यों नहीं हुई? एसआईटी की रिपोर्ट जो आती है तो सरकार के पक्ष में आती है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग उसमें अधिकारी बना दिए जाते हैं। तो कैसे आएगी? आप बताइए, सच्चाई कैसे सामने आएगी? मैं आपको घटना याद दिला रहा हूं, पुलवामा, पहलगाम, 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? क्या आप जानकारी हुई आपको? कोई भी व्यक्ति इस देश का बता सकता है कि जहां 1 किलो आरडीएक्स नहीं जा सकता है, वहां 300 किलो आरडीएक्स कैसे पहुंचा? जांच तो उसकी भी चल रही है, रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई। सार्वजनिक क्यों नहीं की गई? क्या सरकार जवाब देगी? बिल्कुल। क्या फिर उस घटना का इंतजार कर रही है? फिर एसआईटी जांच कर देगी, फिर एसआईटी गठित कर देंगे, फिर बयान कर देंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे। जिसके राम के नाम पे आपने वोट लिया था, आज वही आप चोरी कर रहे हो। चंपासराय को आपने क्यों नहीं हटाया? मोदी जी के करीबी है इसलिए। जो मोदी जी के करीब होगा वो लूट लेगा, तो राम के नाम पर लूट कर लेंगे। वो इतने बड़े हो गए। दुर्भाग्य है इस देश का कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने राम के नाम पर घर घर जाके वोट मांगा, उसी राम के मंदिर में, उसी नगरी अयोध्या में वो लूट कर रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अहंकार आ गया था जो 2024 में अयोध्या हारी। क्या यह वाकई में? तो ब्राह्मण समुदाय भी काफी नाराज नजर आ रहा है। देखिए, हर जाति, हर विशेष इनसे नाराज है। आपने बात करी ब्राह्मण की, तो मैं ब्राह्मण समाज से आता हूं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को जिस तरीके से सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, उनका फर्जी इनकाउंटर हो रहा है। अभी उत्तर प्रदेश के बगल में देखिए बिहार में क्या हुआ। भरत तिवारी क्या हुआ? वो सरेंडर कर दिया था। उसने तो कहा कि मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, तो फिर उसका इलाज कराते, उसको भर्ती कराते, इलाज कराते। अगर आपको लगता था, आपने इनकाउंटर कर दिया, आपने जाति देकर इनकाउंटर किया है। ऐसा कहा दुर्भाग्य है इस देश का कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को बताती है ब्राह्मण हितैषी, सबका साथ सबका विकास की बात करती है, आज ब्राह्मण की पूरी तरीके से विरोधी हो चुकी है। वो ये सनातन की बात करते हैं, राम मंदिर के नाम पे चोरी करते हैं, मंदिर को तोड़वाने का काम करते हैं। बनारस के अंदर सैकड़ों मंदिर तोड़ दिए गए। ये सनातन अपने को कहते, सनातनी कहते हैं। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी ब्राह्मण को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया हो तो बताए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से आता हूं, तो दावे के साथ कह सकता हूं, हमने 6 से 7 ब्राह्मण मुख्यमंत्री दिए इस प्रदेश को।
उत्तर प्रदेश में ऐसा कहा गया कि 100 से ज्यादा हजार से ऊपर ब्राह्मणों का इनकाउंटर किया गया है। निश्चित निश्चित हुआ है, लंबी फेहरिस्त है, मुख्यमंत्री चुप है। जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, जिसके नाम के आगे मिश्रा, तिवारी, त्रिपाठी लिखा है, उसको शुक्ला लिखा है, उसको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है कि ब्राह्मण है, इसको मारो। ये क्यों हो रहा है? लेकिन बीजेपी में जो शामिल वो कहते थे ब्राह्मण और ठाकुर जो है वो मुख्यमंत्री के साथ में नजर आ रहा है। कौन साथ में? कौन है जो नाराज? कौन साथ में है? कह रहे हैं आप मुझे बताइए कौन साथ में है? मैं ये बात जरूर मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मणों ने वोट दिया था, लेकिन अब वही ब्राह्मण समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसको उत्तर प्रदेश की सरकार पे कोई भरोसा नहीं है कि अगर वो आवाज उठा रहा है, क्या पता अगले दिन उसको गोली पड़ जाए, उसका इनकाउंटर हो जाए, उसके घर पे ईडी सीबीआई आ जाए, गोले चल जाए। तो उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण समाज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अहंकार को 2027 में तोड़ने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने जा रहा है। तो क्या आज की अगर हम बात करें तो क्या आज की राजनीति में मुद्दों की जगह धर्म और जाति ने अपनी जगह बना ली है? देखिए, कहीं ना कहीं ये बात तो सही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, धर्म और जाति हावी हो चुकी हैं। जो असल मुद्दे हैं, आम जनमानस के मुद्दे हैं, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये आम जनमानस के मुद्दे हैं। मैं एक युवा हूं, मैं चाहता हूं कि नौकरियां मिले युवाओं को, रोजगार मिले, लेकिन वो तो बेरोजगार हो जा रहे हैं। आए दिन धरना प्रदर्शन होता है, सिर्फ पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करती हैं, आम जनमानस सड़कों पर उतरता है। शिक्षक भर्ती आपने देखा होगा, यही लखनऊ राजधानी में विधानसभा के सामने रोज प्रदर्शन होते हैं, जनता सड़कों पर उतर रही है, जनता जान रही है। प्रयागराज में आए दिन आंदोलन होते हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार हर मोड़ पे तो फेल है। इनका वादा था हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मोदी जी का। 2014 से इनकी सरकार है, 12 साल हो गए हैं, 24 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था ना, कि देंगे हर साल 2 करोड़। अगर सिर्फ 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया हो तो उसका आंकड़ा सार्वजनिक कर दे, जो कहिए मैं हार जाऊंगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से कोचिंग संस्थानों में ये कार्रवाई की जा रही है, तो लापरवाही या प्रशासनिक विफलता की जो ये जिम्मेदारी है वो किसकी है? जिम्मेदार आखिरकार कौन है जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं? देखिए, जो अलीगढ़ में हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। 2016 में उस बिल्डिंग को डिमोलिश करने का ऑर्डर था, 2017 में इनकी सरकार बन गई, 9-10 साल होने जा रहे हैं, वो बिल्डिंग अब तक डिमोलिश क्यों नहीं हुई? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिनकी बिल्डिंग है? ऐसा भी आ रहा है कि जो परीक्षाएं नीट परीक्षा में लीक हुई तो उसमें भी उनका हाथ है, पूरा हाथ है। ये कोचिंग संस्था जो चल रही है, जो शिक्षा माफिया उत्तर प्रदेश में पल बढ़ रहा है, पूरे देश में पल बढ़ रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में पल बढ़ रहा है। संरक्षण कौन दे रहा है? अगर सरकार अपनी पे आ जाए कि युवाओं को रोजगार देंगे, छात्रों को बेहतर शिक्षा देंगे, कोई पेपर लीक नहीं होगा, तो कैसे संभव है? तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरीके से लिप्त है, अधिकारी लिप्त है, जानता है कोई कार्रवाई नहीं होगी, लीपापोती हो जाएगी, 2-4 दिन की मीडिया कवरेज मिलेगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। यही कोचिंग संस्था जो आज बंद हुए हैं, ये 10 दिन बाद देखिएगा ये फिर खुल जाएंगे और किसी के पास फायर की एनओसी नहीं होगी, किसी के पास फायर एग्जिट नहीं होगा, फिर ये घटना घटेगी, फिर ये सरकार जगेगी नींद से। ये सरकार आंकड़ों पे बात करती है, इतनी मौतें हो गई, मुख्यमंत्री जी क्यों किसी परिवार से मिलने नहीं जा पाए? 5 का 10 मार के जस्ट बगल नीलेश का घर है, 5 मिनट भी नहीं लगता आपको उस परिवार के बीच जाते, उस परिवार को लगता कि मेरा कोई अपना आया है, लेकिन नहीं, ये अहंकार है मुख्यमंत्री का, इसी को जनता तोड़ने जा रही है। और जो आपने कोचिंग संस्था की बात करी ना, ये पूरी तरीके से पूरे लखनऊ में, पूरे प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चला रहे हैं कोचिंग संस्था। बहुत सारी कोचिंग संस्था जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्हीं के लोग शामिल हैं इसमें, उनके फाइनेंसर हैं इसमें। तो क्या ये जो आज सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है, तो कुछ समय बाद ये 10 से 15-20 दिन बाद जब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, ये फिर खुल जाएगी, फिर यहाँ बच्चे पढ़ने जाएंगे, फिर कोई घटना घटित हो जाएगी। सबक क्यों नहीं लेते? जब लिवाना में इस तरीके से अग्निकांड हुआ, चारबाग के विराट इंटरनेशनल होटल में आग लगी, 7 लोगों की जान गई, अभी कुछ दिन विकास नगर में पूरी जुग्गा जल गई, वहां क्या कार्रवाई हुआ बताइए? वहां कितने फिर बस्तियां बच गई? सरकार ने कुछ उचित मुआवजे का ऐलान किया? सरकार का कोई मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री वहां पहुंचा? इतनी बड़ी घटना हो जाती है। अलीगढ़ में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, होटल में इतनी बड़ी घटना, चारबाग में इतनी बड़ी घटना, ये राजधानी की बात बता रहा हूं, और पूरे उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है। आज लखनऊ में लोक बंधु अस्पताल में सुबह आग लग गई, सुबह लग गई। आप बताइए, अभी भी सरकार नहीं चेत पा रही है। और स्वास्थ्य मंत्री हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक,
सुबह उठेंगे 50 लोग आ जाएंगे वीडियो, दरोगा जी, डीएम साहब, इनकी बात सुन लेना। लेकिन उनको असलियत पता है कि हवलदार भी उनकी बात नहीं सुनता है। ये बड़ी बात कह रहे सच्चाई हैं, है, ये बड़ी बात कह रहे हैं। निश्चित मैं सच जानता हूं, उनके हाथ में कोई ताकत नहीं है, कोई ताकत नहीं है। ब्राह्मण के नाम पर वो कलंक है। जब 50 ब्राह्मणों ने भारतीय जनता पार्टी के बैठक करी थी तो यही ब्रजेश पाठक चुप थे। पंकज चौधरी इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो लफा रहे थे कि कैसे कर सकते हैं। जब अन्य समाज के लोग बैठक करते तब आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। जब ब्राह्मण समाज एकजुट हो गया तो आप बोल रहे हो। ब्रजेश पाठक चुप हैं, यूजीसी के मुद्दे पर ब्रजेश पाठक चुप रहते हैं। तो क्या वो मतलब वो सरकार में है इसलिए वो अपनी आवाज नहीं उठा पाते हैं? डमी है ब्रजेश पाठक, डमी है भारतीय जनता पार्टी के। कोई हैसियत नहीं भारतीय जनता पार्टी में उनकी, सिर्फ नाम पे है कि पाठक है तो बना दो। लेकिन ब्राह्मण समाज समझ गया है ये तो कलंक है ब्राह्मण समाज पे। एक व्यक्ति की मदद उत्तर प्रदेश में वो नहीं कर सकते। तो इस बार कांग्रेस किस तरीके से 27 की तैयारी कर रही है, कैसे अपनी प्लानिंग और रणनीति कर रही है? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का जो आदेश होगा वो हम सबको मंजूर हुए। कांग्रेस पार्टी लगातार आप देख रही होंगी जहां अत्याचार अन्याय हो रहा है उत्तर प्रदेश में हम लोग पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी के नेतृत्व में हम उस पीड़ित परिवार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। जो संभव मदद हम लोग से हो पाती है, चाहे वो अलीगढ़ में घटना हो, देवरिया में हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, लखनऊ हो, बांदा हो, उत्तर प्रदेश के 75 जनपद में हम लोग पहुंचते हैं। कोई अन्य दल का नेता या कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचता है। ये कहते हैं फोटो कराने पहुंचे हैं, अरे आप फोटो कराने ही पहुंच जाइए उस पीड़ित परिवार के बीच। को लगे तो हाँ, कहते हैं कि लोग पहुंच के राजनीति और फोटो, कोई अभिभावक उनके साथ खड़ा है, कोई नेता या कार्यकर्ता, कोई पार्टी उनके साथ खड़ी है। ये राहुल जी के संस्कार है, ये प्रियंका जी के संस्कार है, ये सोनिया जी के संस्कार है, कांग्रेस के संस्कार है कि जहां अत्याचार अन्याय होगा वहां कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंचे और उनको न्याय दिलाए। तो क्या भाजपा का जो आरोप है कि कांग्रेस सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम लोग तो सड़कों पे हैं। 9 मुकदमे मेरे पर सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं लगे हैं। राहुल जी पे 32 मुकदमे चल रहे, सोशल मीडिया पे लगे हैं। सड़कों पर उतर के आंदोलन किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष पे 19 मुकदमे लगभग हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सड़कों पे आंदोलन करते हैं, सड़कों पे जनता के मुद्दे को उठाते हैं और कोई आपराधिक मुकदमा किसी नेता पे नहीं है। सब जनता से जुड़े मुद्दे पे हम लोग संघर्ष किया, हम लोग को मुकदमा मिला है। और राजनीति में मुकदमा इनाम होता है और जेल अस्थायी घर होता है। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। तो बिल्कुल जिस तरीके से इस बार चुनाव होने वाले हैं, तैयारियां आप लोग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुए तमाम कहा गया SIR की जो प्रक्रिया हुई और ममता बनर्जी को क्या हराना वाकई में इतना आसान था जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार हराया ममता बनर्जी को? देखिए, मोदी जी ने बहुत कुछ इस देश में बेच दिया, लेकिन मोदी जी ने खरीद भी बहुत कुछ दिया। जैसे इलेक्शन कमीशन मोदी जी ने खरीद लिया, ईडी सीबीआई को खरीद लिया है। तो मोदी जी की उपलब्धियां हैं। आपको डर नहीं लगता आपके घर में पहुंच जाएगी ईडी सीबीआई? चला दे, मेरे घर में पैसा ही नहीं है। बुलडोजर पहुंच गया तो चला दे बुलडोजर, बाहर रह लेंगे, झोपड़ी में रह लेंगे, किराए के मकान पर रह लेंगे, कम से कम कायर तो नहीं कहलाएंगे। इनके सामने झुकने वाले नहीं हम लोग, पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। हम लोग राहुल गांधी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी की बब्बर शेर हैं। जब तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को गोरखपुर के मठ में बंद नहीं कर देंगे हम लोग लौटने वाले नहीं हैं। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराना कितना आसान था? किस तरीके से देखिए, हराया? हराना आसान तो नहीं था, लेकिन जब इलेक्शन कमीशन साथ हो, जब ज्ञानेश कुमार साथ हो, जब ईवीएम साथ हो, तो सब कुछ संभव है। तो इस बार कहते हैं कि जहां पर ये लोग जीत जाते, जहां पर इनकी सत्ता आ जाती, वहां पर कहते हैं कि वोटों की चोरी नहीं हुई, ईवीएम हैक नहीं हुआ, वहां पर लोकतंत्र है। जहां पर हार जाते हैं वहां कहते हैं वोटों की चोरी हो गई है, लोकतंत्र की हत्या की गई। लोकतंत्र की हत्या तो 2014 से ही हो गई थी। घोषित आपातकाल 2014 से लगा हुआ है, पर घोषित नहीं कर रही सरकार। आप बताइए, जहां पर मीडिया को स्वतंत्रता नहीं हो, जहां पर छात्रों का आवाज बुलंद करने की स्वतंत्रता ना हो, या घोषित आपातकाल नहीं तो क्या है? और लोकतंत्र की बात ये लोग करते हैं, गवाही ये लोग देते हैं, आए दिन लोकतंत्र की हत्या करते हैं, संविधान को कुचलने का कार्य करते हैं। इन्हीं के नेताओं का बयान था 2024 के चुनाव में कि 4 सीट जिता दो, हम संविधान बदल देंगे। ये संविधान की बात करते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं। ये दोगले चरित्र के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनका चाल चरित्र और चेहरा जनता के सामने आ गया है। पूरी तरीके से लोग बेनकाब हो गए हैं। जो भी वादे उनके थे, अपना संकल्प पत्र उठा लें और उसको 5 काम कोई भी गिना दें, जनता स्वीकार कर लेगी। लेकिन 5 काम मंदिर, मस्जिद, धर्म, जाति, वेज नॉन वेज को छोड़कर ये कोई 5 काम गिना जो जनता के मुद्दों के काम है।
जो जनता से जुड़े काम हो, जो जनता के हित में काम किए हों, जो कहिए मैं हाथ जाऊंगा। अच्छा चलिए अब आर्यन की ही बात कर लेते हैं। आर्यन हमेशा चाहे वो किसी की बात हो, अपनी घटना हो या फिर लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हो या फिर कहीं का भी छात्र, अगर वो पीड़ित होता है तो उसके साथ आर्यन खड़ा हुआ नजर आता है हर मदद के लिए। लखनऊ विश्वविद्यालय में तमाम जो 3 निष्कासित छात्र हैं फीस वृद्धि को लेकर के वो लगातार बैठे हुए थे। ऐसे में प्रेम की तबीयत भी खराब हो गई है, बहुत गंभीर हालत हो गई है, उसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या चल रहा है, कौन सी राजनीति हो रही है? देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय में एक तानाशाह कुलपति आ गए हैं जो गोरखपुर से संबंध रखते हैं, जिनका बताया जाता है गोरखपुर से बहुत अच्छा कनेक्शन है, और गोरखपुर से मुख्यमंत्री भी आते हैं। जवाब एकदम स्पष्ट है। और जो 3 छात्र हैं उनके संघर्ष को सलाम। वो आप पहुंचे थे? आप पहुंचे थे? निश्चित पहुंचा था। छात्रों के मुद्दों पर वो आवाज उठा रहे थे, उनको निष्कासित कर दिया। और ये पहली बार नहीं हुआ है, सैकड़ों बार हो चुका है कि जो छात्रों की, नौजवानों की आवाजों को उठाएगा उसको कुचलेंगे, निष्कासन करेंगे, निलंबन करेंगे, उसको शिक्षा से वंचित करेंगे। ना खुद पढ़े ना पढ़ने देंगे, ना खुद कभी स्कूल गए हैं, ना किसी विश्वविद्यालय में किसी को पढ़ने देंगे। ये इनकी नीति है। और कुलपति जी और पूरी प्रोक्टोरियल टीम, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन अभी तक मिलने नहीं है उन छात्रों से। और जिस प्रेम की आप बात कर रही हैं, मेरे भाई जैसा है, उसकी तबियत बड़ी, उसके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि जल्द से स्वस्थ हो और पुनः संघर्ष की धरती लखनऊ विश्वविद्यालय में पहुंचे और अपनी आवाज को बुलंद करें। बिल्कुल, लेकिन जिस दौरान ये तमाम छात्र बैठे हुए थे शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि उनकी मांग थी कि हमें निष्कासन नहीं न्याय चाहिए, उसी दौरान एक लखनऊ विश्वविद्यालय के जो कुलपति है, मुख्यमंत्री के साथ उनकी तस्वीर आती है और बाकायदा सोशल मीडिया पर वो पोस्ट की जाती है जो काफी ज्यादा वायरल हो। ऐसे में छात्रों का जो आक्रोश है वो और बढ़ गया था। देखिए, जब हम लोग विश्वविद्यालय में थे, मेरी तो शिक्षा पूरी हो गई है, तो कुलपति जो होता है अभिभावक होता है, हम लोग उसके बच्चे और शिष्य जैसे होते हैं। तो कुलपति को बुलाना चाहिए था, चाय पे चर्चा करनी चाहिए थी, बैठा के पानी पिलाना चाहिए था, उन छात्रों से वार्ता करनी चाहिए थी कि ऐसी क्या हो गया, आप लोग क्यों अड़े हो मांगों पर। चर्चा तो करते आप, और समाधान हमेशा वार्ता से निकलता है। अहंकार उनको तोड़ना पड़ेगा, कुलपति को छात्रों से संवाद स्थापित करना पड़ेगा। तो आर्यन, इस बार कैसे तैयारी जो है राजनीति में, क्योंकि तुम बहुत सक्रिय हो आप, और ऐसे में आपकी भी बड़ी चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि अपनी विधानसभा में तो आप जाते ही हैं, हर लोगों के साथ में शामिल होते हैं। तो क्या है, इस बार कहा जा रहा है कि आर्यन भी बड़ा सक्रिय है और इनका भी चेहरा जो है वो सामने आ सकता है 2027 के चुनाव में। क्या ये पार्टी का फैसला होगा। जो शीर्ष नेतृत्व कह देगा, अगर शीर्ष नेतृत्व कहेगा कार्यकर्ता ग्रुप में काम करना है तो हम कार्यकर्ता ग्रुप में काम करेंगे। पार्टी का जो फैसला होगा वो सम्मान होगा, वही फैसला अंतिम फैसला होगा। अच्छा, मिलेगा, अगर टिकट मिल जाएगा तो चुनाव न लड़ोगे? जनता के बीच जाएंगे, जनता का चुनाव होगा, क्यों नहीं लड़ूंगा। राजनीति में मेरा जो मतलब है, जिस मकसद से मैं राजनीति करता हूँ, वो जनता के सुख दुख में शामिल होने की राजनीति करता हूँ। जहां भी जनता को दुख हो उसके बीच आप पहुंचिए, चाहे कैसे भी पहुंचिए, वो किसी भी दल का हो, किसी भी समुदाय का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी पार्टी विशेष का भी क्यों ना हो। अभी कुछ दिन पूर्व आपने देखा होगा, लखनऊ में गोलीकांड हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, मैं उस पीड़ित परिवार के बीच भी पहुंचा था, KGMU श्यामा सेंटर, जबकि वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखता है। लेकिन मैंने कहा कि इसके साथ गलत हुआ है, इसके बीच पहुंचना चाहिए। तो मेरे राजनीति करने का तरीका अलग है, सिर्फ सुख दुख की राजनीति और कुछ है। और आर्यन में भी अहंकार आ गया तो जीतने के बाद। राहुल गांधी का सिपाही हूं। जब हमारे नेता में अहंकार नहीं है तो उनके बब्बर शेरों में अहंकार नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में अहंकार है, क्योंकि जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की जनता भिखारी होती है। इस बात को सोनिया जी नोट कर लीजिएगा, इस देश का राजा व्यापारी है, तभी इस देश की जनता भिखारी होती जा रही है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। गुजरात से संबंध रखने वाले वो व्यापारी आज इस देश को बेच दिया है, तभी इस देश की जनता भिखारी हो जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि क्या राहुल गांधी वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनती जा रही है? क्या टेंशन बढ़ा रही है? देखिए, हम लोग तो जनता के मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। राहुल जी लगातार, ऐसा कोई मुद्दा नहीं हो आम जनता से जो राहुल जी ना उठाते हो। हम लोग सड़क पर लड़ाई लड़ते हैं, राहुल जी संसद में लड़ाई लड़ते हैं, कि संसद से राहुल जी को निकाल देते हैं। एकमात्र ऐसा नेता है जो भारतीय जनता पार्टी और मोदी की ईडी सीबीआई के सामने झुका नहीं, मजबूती से शुरुआत से पहले दिन से लड़ाई लड़ी है। 2026 आ गया, 12 साल हो गए। राहुल जी के हौसले को सलाम, राहुल जी के संघर्ष को सलाम। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने का हम लोग कार्य कर रहे हैं।
तो राहुल जी को ताकत देंगे, प्रियंका जी को ताकत देंगे, कांग्रेस को ताकत देंगे। जब कांग्रेस आगे बढ़ेगी तभी इस देश का उद्धार हो सकता है, तभी इस देश का विकास हो सकता है, तभी छात्रों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, तभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो क्या आर्यन राहुल गांधी का एक मजबूत सिपाही माना जाए? निश्चित 24 घंटे राहुल जी के लिए खड़ा हूं, कांग्रेस के लिए खड़ा हूं, जनता के लिए खड़ा हूं। मेरी विधानसभा मेरा परिवार है। मेरा लक्ष्य उत्तर विधानसभा की जनता की सेवा करना है। पूरी विधानसभा में जहां भी कोई भी घटना घटित होती है मैं पहुंचता हूं कि उनको ये ना लगे कि कोई अपना नहीं आया। क्या वो कभी अपना भाई मानते हो, चाहे बेटा मानते हो, चाहे कुछ भी मानते हो, लेकिन मैं पहुंचता जरूर हूं। क्या कभी ऐसा पड़ा कि आपको किसी को बुलाना हो या फिर आप किसी की बुरे वक्त में उसके साथ तुरंत ही जाके खड़े हो गए? कभी आपने ऐसा सोचा कि अरे मुझे जब बुलाएगा तो मैं पहुंचूंगा? मैं नहीं, कभी ऐसा नहीं सोचा कि उसका मुश्किल घड़ी अगर मुझे जानकारी हो गई है और मुझे लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है तो मैं बिना कहे अपने लोगों के साथ वहां पहुंचता हूं और उसको न्याय दिलाने की पूरी मदद करता हूं, जो संभव मदद हो सकती है। अब जो भी होती है वो शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराता हूं कि आपको वहां पहुंचना चाहिए। और शुक्रगुजार हूं कि मेरी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो कार्यकर्ताओं की बात को सुनते हैं और वहां पहुंचते हैं। ये कांग्रेस है, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ कार्यकर्ताओं की सुनी जाती है। ये भाजपा नहीं है जो गेट से भगा दिए जाते हैं। आप किसी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता से पूछिए क्या हालत है इससे। जब इनकी मंत्री विधायक की नहीं सुनी जा रही है तो कार्यकर्ता की हैसियत तो बहुत बुरी है इस सरकार में। उन कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं, आइए कांग्रेस पार्टी के दरवाजे आपके लिए खुले हैं, दिल खोलकर स्वागत करेंगे। तो क्या 27 में इस बार बयार परिवर्तन की चलने वाली है? निश्चित परिवर्तन ही संकल्प है, कांग्रेस ही विकल्प है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आर्यन, जो इतना मुझे समय आपने दिया। तो देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 27 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लखनऊ में अलीगंज में अग्निकांड हुआ, जो कोचिंग पर लगातार सीलिंग की कार्रवाई चल रही है और तमाम जो मुद्दे हैं उस पर मुखरता से जवाब देने के लिए हमारे खास मेहमान रहे हैं आर्यन मिश्रा, जो कि NSY उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे हैं, जिन्होंने बाखूबी सारे सवालों का जवाब दिया है। धन्यवाद।